आप सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा मुझे आदेश हुआ है कि पीछे जो हैं पर्दे के वो सामने आ जाएं। पर्दे के पीछे से बात नहीं बनेगी, सामने आना पड़ेगा। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उन साथियों का विशेष रूप से जिन्होंने आज इस सभा का आयोजन किया है, और उतना ही उनका भी जो आज यहां इस संघर्ष के मोर्चे में आए हैं, बात सुनने के लिए, समझने के लिए कि ये लड़ाई क्या है। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे दो बात कहनी है, असली बात कहने से पहले। एक तो आप जो नारा लगाते हो ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप उसमें भाई भाई, तो ये बताओ यार, बौद्धों को क्यों छोड़ देते हो? इसमें तो बौद्ध नहीं है, इसमें जैन भी नहीं है, इसमें पारसी भी नहीं है, इसमें नास्तिक और आस्तिक भी नहीं है। उन्हें भी शामिल करो ना यार, तो थोड़ा सा कुनबा बढ़ जाएगा। बढ़ाना है ना हमको। दूसरा, आप जो बार बार कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान, 1947 से पहले हो सकता था ये हिंदुस्तान था। अल्लामा इकबाल ने भी कहा, हम सब कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन 1947 के बाद ये देश हिंदुस्तान नहीं, भारत। और जिस संविधान की रक्षा की हम बात कर रहे हैं, उस संविधान में शुरू में ही लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। और अगर आप हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं या जय हिंद बोलते हैं, तो आप उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं की बात को पक्का करते हैं जिनके विरुद्ध ये लड़ाई इस देश में अब चले हुए हैं। तो शब्दों का भी बहुत महत्व है, शब्दों को समझना बहुत जरूरी है कि हम कह क्या रहे हैं। अनजाने में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए ना जिससे मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। वैसे तो आप उर्दू जानते हैं, मैंने इतना ही सुना है कि नुक्ते के जदा होने से खुदा जुदा हो जाता है, ऐसे तो ऐसा मत करो, इसको भारत रहने दो। ये भारत है और भारतीय हैं हम सब लोग, हिंदुस्तानी नहीं, भारतीय हैं, और यहाँ भारतीयों की ही बात होगी। मौलाना साहब बहुत अच्छी इतिहास की बातें आपको बता कर गए, किस तरह से पंजाब की धरती से आंदोलन जबरदस्त तरीके से चला, और सभी ने उस आंदोलन में बहुत ईमानदारी से भाग लिया, अपनी जानें दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि देश आजाद हुआ, और आज हम आजाद देश में हैं। लेकिन इस आजाद देश में जो अब हवा चल रही है, वो बड़ी खतरनाक हवा है। कुछ लोगों ने जानबूझकर इस हवा में जहर घोला है, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फायदे के लिए इस हवा में जहर घोला है। और वो नहीं चाहते कि इस देश में सब लोग प्यार से रहें, सुकून से रहें, शांतिपूर्वक अपनी और सबकी और देश की तरक्की के लिए काम करें। वो कुछ चंद लोगों के लिए काम करने की उनकी नीयत है, और यही बड़ा खतरनाक खेल है। और इस खेल को हमें समझना बहुत जरूरी है। हम बेशक कितने नारे लगा लें, हम बेशक कितनी भी बड़ी बातें कर लें, राजनीतिक भाषण दे लें, लेकिन जब तक हम उस चीज को नहीं समझेंगे जो जड़ है असली, तब तक हमारी इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं। इसलिए लड़ाई की जड़ को समझना, इस संघर्ष को समझना, और ये हवा में जहर किसने घुलाया है, क्यों घुलाया है, और क्या है वो जहर, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे तो लड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पता तो होनी चाहिए कि लड़ाई असली क्या है। और लड़ाई आपको समझ में आनी चाहिए इस बात से कि जब मोहन भागवत ये नारे देते हैं, दो नारे बड़े उनके जबरदस्त है, जो बात कहते हैं वो कि 2024 में हिंदू राष्ट्र की वो घोषणा करेंगे, 2024 में। और फिर उसके बाद में एक नारा उनका आता है कि इस देश में 130 करोड़ लोग हिंदू हैं।
तो इसका मतलब यह है कि 130 करोड़ के लगभग देश की आबादी है। आप सारी आबादी को हिंदू कह रहे हो, जो कि किसी भी हालत में सच नहीं है, दूर दूर तक सच नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हो तो बहुत सीधे सीधे आप इस देश के संविधान को खत्म कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, क्योंकि देश के संविधान में हर किसी को अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपने रीति रिवाज, अपने खाने पहनने, अपने पहनावे का पूरी तरह से प्रयोग करने का उन्हें आजादी दी है, उन्हें स्वतंत्रता दी है। तो आप अगर इसे खत्म कर रहे हो, कह रहे हो कि 130 करोड़ इसमें हिंदू हैं, तो मतलब आप उस देश की जो संस्कृति है, जो अनेकता में एकता वाली है, जो सदियों से है, आप उसको खत्म कर रहे हो। और आप कैसे सोच सकते हो कि हम सारे के सारे लोग यूं ही चुप बैठे रहेंगे और इसको खत्म होने देंगे? ऐसा संभव है क्या? नहीं। तुम्हारे नापाक इरादों को किसी कीमत पर हम पाक नहीं होने देंगे, इनको कभी भी सफल नहीं होने देंगे। ये देश हम सबका है, लेकिन आपने इस हवा में जहर घोला है, और कहां से घोलते चले आ रहे हैं। आज की बात नहीं है, एक बात हो तो वह देखी जाए, बार बार ये सारी चीजें लगातार करते चले जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी रही, हम लोग थोड़ा सा देर में समझे, थोड़ा सा देर हुई, ज्यादा नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई हमें समझने में, पर अब हम समझ गए। और अब समझने के बाद हम हर सूरत में इसका माकूल जवाब तुम्हें देंगे, उस भाषा में जिसे तुम समझते हो, उसी भाषा में इसका जवाब देंगे। और इस देश की संस्कृति को, इस देश के भाईचारे को किसी हालत में खत्म होने नहीं देंगे। तो शुरुआत कहां से करी? शुरुआत अगर आप देखें तो बड़ी शुरुआत इन्होंने करी जब 2016 में 8 नवंबर को इन्होंने नोटबंदी करी। नोटबंदी जब करी, इनकी बड़ी शुरुआत उस समय से थी। और उस नोटबंदी का केवल ये कारण नहीं था, उस समय हम लोगों को भतेरा समझा रहे थे, हमने पर्चा निकाल के भी लोगों को कहा, बताया, लोग समझते नहीं, क्योंकि लोग भी ऐसी गहरी नींद में सोए होते हैं, उन्हें बहुत जगाना पड़ता तब जाके उठते हैं, नहीं तो सोए पड़े रहते, कुछ भी हो जाए उन्हें चिंता नहीं होती। और नोटबंदी में इन्होंने 4 बातें कही थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो। नंबर 1, नोटबंदी इसलिए है ताकि काला धन खत्म हो जाए। नंबर 2, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। नंबर 3, आतंकवाद खत्म हो जाए। और नंबर 4, जो नकली नोट चल रहे हैं वो खत्म हो जाए। तो आपने एक एक करके देखा कि जो नकली नोट है, 2000 का नोट नोटबंदी के 1 हफ्ते बाद ही मार्केट में आ गया। और आज की हालत यह है, जब सरकार ने इसकी घोषणा करी थी तो मात्र 410 करोड़ के नकली नोट बाजार में थे। 410 करोड़, ये सरकार की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं। 410 करोड़ रुपए के नकली नोट थे। और आज की तारीख में हजारों करोड़ के नकली नोट इस देश में चलन में है, हजारों करोड़ के। तो नकली नोट खत्म हुए तो और कहीं ज्यादा बढ़ रहा काला धन। तो जिन इनके लोगों का काला धन था वही सफेद हो गया, बाकी काला धन किसी का निकल के नहीं आया। क्योंकि जितने करोड़ की ये बात कर रहे थे, 15.25 लाख करोड़, पहले तो 14.25 लाख करोड़ की बात कर रहे थे, इतना पैसा है ये वापस आ जाएगा। और ये मान के चल रहे थे कि 3 लाख करोड़ के लगभग काला धन है जो मार्केट से आ जाएगा, वापस आ जाएगा, और हम पकड़ लेंगे सरकार को और देश को फायदा होगा। लेकिन जितना पैसा बता रहे थे उतना ही, बल्कि उससे ज्यादा है। बाद में 14.25 लाख की जगह 15.25 लाख करोड़ करना पड़ा, और मात्र 0.3% ही जो काला धन है वो पैसा वापस नहीं आया, सारा पैसा वापस आ गया। तो काला धन कहां गया? कहीं भी नहीं। और भ्रष्टाचार तो आपने खूब सुना होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि 10% पे, 15% पे, यहां तक कि 20 और 25% पर भी जो नोट थे पुराने वो बदले गए। तो भ्रष्टाचार कहां रहा? भ्रष्टाचार तो बढ़ा। और आतंकवाद का ये हाल है कि जितने सैनिक इनके शासन में शहीद हुए वो पहले की तुलना में दुगने से ज्यादा हैं। इतने सैनिक शहीद हुए।
और मुझे कहने में जो है जरा भी झिझक नहीं है। मैंने तो उस घटना के बाद ही कहा 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज 8 फरवरी है, 14 फरवरी को पुलवामा के कांड को पूरा 1 साल हो जाएगा। 1 साल। लेकिन आप में से किसी ने सुना है कि इस 1 साल में सरकार ने कोई कमेटी बनाई हो, कोई इंक्वायरी कमीशन बनाया हो, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस बात पे इन्वेस्टिगेशन कर रही हो कि पुलवामा की घटना कैसे हुई, 300-350 किलो आरडीएक्स इस देश में कैसे आ गया, और उस जगह पर जहां इतनी हाई सिक्योरिटी है कैसे आ गया? अभी तक कोई चीज आपने सुनी नहीं है। तो समझ में नहीं आता, दिमाग में आता होगा यार क्या बात है, अगर किसी ने चोरी कर ली या कहीं कोई कत्ल हो गया, कोई और लूट मार हो गई, तो रिपोर्ट भी हो जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है, और एक आध को पकड़ के तो 3 महीने में 90 दिन के अंदर चार्जशीट भी फाइल हो जाती है। लेकिन 1 साल में कोई इंक्वायरी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। तो आपको समझ में नहीं आता, एक सवाल मन में नहीं आता कि वो पुलवामा में जो कांड हुआ आखिर उसके पीछे कौन है? तो मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि बीजेपी ने कराया। हमारे जो सैनिक है उनको कत्ल उन्होंने किया है, वो शहीद नहीं है, उनका कत्ल किया गया है और इसी सरकार ने करवाया, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अन्यथा तो इन्वेस्टिगेशन होती, और उस समय इलेक्शन का माहौल था, उसके लिए सारी की सारी चीजें की गई। सो एक एक करके धीरे धीरे इन्होंने काम किया। तो नोटबंदी न तो भ्रष्टाचार, न काले धन, न जो नकली नोट, और न ही आतंकवाद, इनको खत्म करने के लिए नहीं, नोटबंदी आम आदमी की कमर तोड़ने के लिए की गई थी। क्यों? नोटबंदी के बाद अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 4 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अगर नोटबंदी थी तो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, सरकार के पास पैसा तो आया ना, रोजगार तो मिला नहीं। लेकिन जो गरीब लोग थे और जो हमारी माताएं, हमारी बहनें, जो परिवार की महिलाएं हैं, कुछ पैसा जो बचा के रखती थी परिवार के बुरे वक्त के लिए, वो पैसा तक भी निकलवा लिया गया, नोटबंदी में बाहर आ गया। सो उनके पास कुछ नहीं रहा और आज कुछ नहीं है। सो नोटबंदी हकीकत में इनके उसी हिंदू एजेंडे के तहत किया गया एक सबसे पहला और सबसे बड़ा काम था। क्योंकि अगर किसी को लड़ने के लायक ही नहीं छोड़ना है तो 2-3 चीजें करो। नंबर 1, उसके हथियार छीन लो। नंबर 2, उसकी शिक्षा छीन लो, उसे कोई जानकारी ना मिले। और नंबर 3, उसका पैसा छीन लो ताकि कहीं भी भाग ना सके। तो नोटबंदी तुम्हारी कमर तोड़ने के लिए थी, ताकि ये हिंदू एजेंडा लागू कर सके। और जब आप इसका विरोध करो तो इसका भी ये है हकीकत। हथियार आपके पास है नहीं। दूसरा, शिक्षा। तो शिक्षा का इन्होंने धीरे धीरे पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। सरकारी स्कूलों की हालत मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि क्या हो गई है। सरकारी स्कूलों में आज की तारीख में 8वीं तक जो बच्चा पढ़ता है उसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 3री क्लास के बच्चे तक के बराबर भी कुछ उसे मालूम नहीं है। और सरकारी स्कूलों में किनका बच्चा पढ़ता है? गरीबों का बच्चा पढ़ता है ना, मजदूरों का बच्चा पढ़ता है ना, किसी पैसे वाले का बच्चा तो नहीं पढ़ता। शिक्षा का इन्होंने पूरी तरह से बंटा ढार कर दिया। और अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, उस नई एजुकेशन पॉलिसी में पूरी शिक्षा को प्राइवेट हाथों में दे दो। तो प्राइवेट हाथों में दे दोगे तो प्राइवेट व्यक्ति क्या करता है? वो तो धंधा करता है, वो कभी भी सेवा का काम नहीं करता। और इस देश में 2 काम बड़े सेवा के माने जाते रहे। नंबर 1, लोगों को दवाई देना, अस्पताल खोलना, चैरिटेबल हॉस्पिटल खोले जाते थे ना, धर्मार्थ औषधालय चिकित्सालय खोले जाते थे ना। सो ये धर्म का काम था, इसलिए खोले जाते थे। लोग दान देते थे, उनके दान से चलता था। और दूसरा, शिक्षा की शिक्षा देना सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा शबाब है। स्कूल खोले जाते थे धर्म के नाम पर। और आज की तारीख में ये दोनों ही सबसे बड़े धंधे बन गए, सबसे बड़े धंधे। 8 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा, 8 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा सालाना का कमाई होती है प्राइवेट अस्पतालों से। 8 लाख करोड़। और 7 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा कमाई होती है स्कूलों से। ये धंधे बन गए। ये आज सेवा के क्षेत्र नहीं है।
अगर दोनों को मिला दो तो 15 लाख करोड़ केवल 2 क्षेत्रों में कमाई, प्राइवेट लोगों की, निजी लोगों की, सरकार की नहीं है ये प्राइवेट लोगों की कमाई है। और अगर आप इस साल का भारत का बजट देखें तो भारत की केंद्र सरकार का बजट है 30 लाख करोड़, यानी आधा बजट का आधा पैसा, यानी आधी कमाई मात्र 2 क्षेत्रों से हो रही है। तो जो दोनों के दोनों क्षेत्र सेवा के क्षेत्र थे, तो ये धंधे हैं, सेवा के क्षेत्र नहीं हैं। और प्राइवेट में मैं नहीं समझता किसी के बस की इतनी हिम्मत है। अगर मेरे से कहा जाए तो मैं भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहूं तो नहीं बना पाऊंगा, इंजीनियर बनाना चाहूं तो नहीं बना पाऊंगा। ये हालत है। तो गरीब आदमी की क्या स्थिति है। इसलिए इन्होंने बहुत तरीके से पढ़ाई को खत्म किया, पैसे को खत्म किया। और नौकरी आप समझ रहे कैसी है, सरकार चाहे जब चाहे नौकरी दे दे। अगर ईमानदारी से सरकार चाहे तो 1 करोड़ नौकरियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार में वो हैं जो अप्रूव्ड हैं, यानी स्वीकृत पद हैं। 1 करोड़ पूरे देश में 1 करोड़ नौकरियां तो आप जब चाहे दे सकते हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर दे सकते हैं। उसको नहीं दे रही, बाकी की तो बात छोड़िए। तो समझ में आना नहीं चाहिए कि क्या इसके पीछे कोई और राज है क्या। हाँ, इसके पीछे राज है, क्योंकि नौकरियां मिलेंगी तो इनकम होगी, इनकम होगी, आप अच्छी तरह से खाने पीने लगोगे, पैसा बचाने लगोगे। और जब पैसा बचाने लगोगे और ये हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जब लागू करेंगे तो आप उनका सामना कर सकेंगे, खड़े हो सकेंगे, उस पैसे से सहयोग कर सकेंगे उन लोगों का जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए नौकरियां नहीं देनी, भिखारी बना देना सब लोगों को। क्योंकि जो मजदूर हैं, जो कमजोर लोग हैं, आप उन्हीं पर हुकूमत कर सकते हैं। जो लोग समर्थ हैं उन पर आप हुकूमत नहीं कर सकते। तो सिस्टमेटिक ढंग से ये सारी की सारी चीजें इन्होंने की। हवा में कोई चीज नहीं है। आपको ध्यान होगा 2014 से 2019 तक जब ये मोदी सरकार चल रही थी तो इनके एक मंत्री कर्नाटक का अनंत हेगड़े, जो अभी भी बोल रहा है, अभी भी उसने कुछ बड़ी उठपटांग बातें की हैं, तो वो ये कहता था कि हम इस देश के संविधान को खत्म करने आए। बहुत से लोगों ने बातें हवा में उड़ा दी, कहीं संविधान खत्म होता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा खतरा संविधान के ऊपर मंडरा रहा है, कितना बड़ा। शायद उस समय अगर जवाब दिया होता ढंग से, उस बात को सीरियसली लिया होता, शायद ये बातें नहीं होती, कहीं रुक गई। लेकिन नहीं, हम लोगों ने ऐसी हवा में ले लिया। तो उसने कहा कि संविधान को खत्म करने आए हैं। और उसके बाद में आपने देखा होगा संसद के पास ही, संसद मार्ग पर पार्लियामेंट्री सीट थाना जो है उसके सामने ही संविधान को जलाया गया। और कौन थे? यही बजरंग दल और इन सब सारे इनके नेता थे, जितने भी थे सब इन्हीं के गुंडे थे जिन्होंने संविधान को जलाया। कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। सारे एमपी बैठे रहे, मुंह पे ताला लगाए। हमें दूसरों से शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत उनसे है कि जिनको संविधान ने दिया, जिनकी जिम्मेदारी है संविधान की रखवाली करना, संविधान की रक्षा करना, जिनकी बदौलत वो वहां पर बैठे हैं संसद में, कम से कम उन्हें तो आवाज उठानी चाहिए थी। 131 एमपी एससी और एसटी के हैं लोकसभा में, राज्यसभा में भी कम से कम 15-20 एमपी हैं, और इसके अलावा बैकवर्ड के ओबीसी के हैं, मुस्लिम समाज के भी हैं। इन सबको तो बोलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं बोला। और आज स्थिति ये हो गई है कि सरकार जो चाहे कर रही है, कोई भी विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है, सड़क पर आने को तैयार नहीं है। ये हालत हो गई है। तो समझ में आता है कि हम कितनी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन इस बुरी स्थिति को बदलना है, हमें अपने लिए बदलना है, और अपने से कहीं ज्यादा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए ये लड़ाई लड़नी है। और न केवल लड़नी है बल्कि जीतनी है, और दुश्मन को पूरी तरह से परास्त करना, पूरी तरह से। किसी भी हालत में उसका हिंदू एजेंडा लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि ये देश कभी भी हिंदू नहीं था, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं था, ना है, और ना ही जीवन में कभी होगा। ये सपना है, तुम्हें देखना है, देखते रहो। इसके लिए हमें संघर्ष करना है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। तो नोटबंदी से और नौकरियां न देने से इन्होंने, इनकी पूरी प्लानिंग कि लोग कमजोर रहे, भिखारी बने रहे, तब इनका जो एजेंडा है वो लागू होगा। आपने देखा एक एक करके 57 सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान हैं, चाहे बीपीसीएल हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो,
चाहे आपका बीएसएनएल हो, चाहे एमटीएनएल हो, चाहे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, सारे के सारे धीरे 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 सबकी हालत बद से बदतर कर दी। ये यूं ही नहीं की है, पूरी प्लानिंग के तहत की है। हम इसे अभी भी ये ना लें कि सरकार जानती नहीं है, समझती नहीं है। निश्चित रूप से सरकार जानती और समझती है, निश्चित रूप से, लेकिन उसने पूरी प्लानिंग के तहत ये सारा काम किया कि नौकरी खत्म करनी है। हर सूरत में नौकरी रहेगी, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान रहेंगे तो लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों की इनकम होगी और वो तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसलिए नौकरियों को खत्म करना है। तो नौकरियां खत्म, शिक्षा खत्म, पैसा आपसे खत्म कर दिया गया नोटबंदी के बाद। अब क्या चीज रह गई? अब जो चीज रह गई वो है कि आपको किसी तरह की सूचना ना मिल जाए। क्योंकि अगर आपको सूचना मिलेगी, जानकारी मिलेगी, सूचना का मतलब जानकारी, अगर आपको जानकारी मिलेगी तो आप जान जाएंगे सरकार कहां गड़बड़ी कर रही है, कितना पैसा किस मद के लिए दिया गया और कितना खर्च किया गया, कितना घपला किया गया, आप जान जाएंगे। तो सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट उसको खत्म किया। आपने कभी सोचा नहीं कि दोबारा आने के बाद सरकार ने इतनी जल्दी ऐसे ऐसे कानून पास किए जिनकी शायद जरूरत नहीं थी? क्यों किए सरकार ने पास? अकेले 100 दिन के अंदर सरकार ने 3-4 कानून इतने जबरदस्त, इतने बड़े, बहुत ही महत्वपूर्ण पास किए जिनकी जरूरत नहीं।